हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंक्रीट के बारे में। स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल होता है, मैन मेड मटेरियल जो हम खुद बनाते हैं। ये किससे मिक्स कर करके बनाया जाता है? इसमें हम सीमेंट, फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड और कोर्स एग्रीगेट यानी कि ग्रेवल और क्रस्ड स्टोन और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं क्या फॉर्म होता है हमारा? कंक्रीट। इसमें कभी कभी हम एडमिक्सचर्स भी डालते हैं ताकि उसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज आ पाए कंक्रीट में ना। फ्रेश कंक्रीट क्या होता है? जो उसी समय बनाया जाता है, फ्रेशली मिक्स्ड मटेरियल, वो होता है आपका फ्रेश कंक्रीट। इसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी हम क्वांटिटीज के सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर डालते हैं वो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। मीन्स जिस तरीके का आपकी सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर होगा उसी तरीके की आपकी कंक्रीट की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट, बेस्ड ऑन सीमेंटिंग मटेरियल, हमने कौन सा सीमेंट यूज़ किया है तो उसी प्रकार से हमारा कंक्रीट भी उसी टाइप का होगा। ए, लाइम कंक्रीट, बी, जिप्सम कंक्रीट, सी, सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मिक्स्ड प्रोपोर्शन, हम कितने अमाउंट में फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट डालेंगे उसी अकॉर्डिंग हमारा कंक्रीट का क्लासिफिकेशन होगा। जैसे कि M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, मतलब इसमें सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन है 1:5:10। अगर M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इसका जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो है 1:3:6। अगर M15 ग्रेड है कंक्रीट का ये हो जाएगा 1:2:4। अगर M20 ग्रेड है कंक्रीट का इसमें सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन है 1:1.5:3। अगर M25 ग्रेड है कंक्रीट का इसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो है 1:1:2। नाउ ये जो स्ट्रेंथ होती है इसमें वो गिवन होती है 28 डेज के लिए, और इसमें कंक्रीट का क्यूब हम यूज़ करते हैं जिसकी साइड होती है 150 mm साइड। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग, मीन्स डेंसिटी के अकॉर्डिंग कंक्रीट का क्लासिफिकेशन किस टाइप से होगा। फर्स्ट, एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट, उसकी जो डेंसिटी होती है वो 500 kg/m³ से कम होती है। अगर लाइट वेट कंक्रीट है उसकी डेंसिटी 500 to 1800 kg/m³ होती है। अगर डेंस वेट कंक्रीट है उसकी डेंसिटी 1800 to 2500 kg/m³ होती है। अगर सुपर हैवी वेट कंक्रीट है उसकी डेंसिटी 2500 kg/m³ होती है। नेक्स्ट, कंक्रीट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ कास्टिंग। अगर हम कंक्रीट को साइड में कास्ट करेंगे वो होगा हमारा इन सीतू कंक्रीट। अगर हम पहले से ही कंक्रीट की कास्टिंग करके रखेंगे वो होता है आपका प्री कास्ट कंक्रीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? सबसे पहली चीज, कंक्रीट किसका मिक्सचर होता है? सीमेंट प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर। अब इसमें हर एक चीज का एक स्पेशल फंक्शन होता है। सीमेंट की कोहेसिव और एडेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करके रखती हैं आपस में। एग्रीगेट जो होता है ये मेन बॉडी होता है कंक्रीट का, और ये ऑक्यूपाई करता है 70 to 80% वॉल्यूम। कंक्रीट की जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो एग्रीगेट की वजह से आती है। एग्रीगेट 2 टाइप्स के होते हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। और जो वाटर होता है ये सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमको कंक्रीट की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ चाहिए, मींस अगर हमको कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए हमको जो डिफरेंट स्टेजेस हैं कंक्रीट के प्रोडक्शन के लिए उनको अच्छे से करना पड़ेगा। जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कंक्रीट को बनाने के लिए वो क्या क्या होते हैं? ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बैचिंग और मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स। सेकेंड है मिक्सिंग। थर्ड है ट्रांसपोर्टिंग। फोर्थ है प्लेसिंग। फिफ्थ है कॉम्पैक्टिंग। सिक्स्थ है क्यूरिंग। सेवेंथ है फिनिशिंग। इसको हम 1 by 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है बैचिंग। बैचिंग में जो हम मटेरियल्स यूज होते हैं कंक्रीट के लिए उनका मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नोन एज बैचिंग। बैचिंग 2 टाइप से की जाती है। फर्स्ट है वॉल्यूम बैचिंग, सेकेंड है वेट बैचिंग। जो वॉल्यूम बैचिंग होती है ये जनरली छोटे काम के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि वॉल्यूम में एक्यूरेसी मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम उसको जिस कंटेनर में डालेंगे उस अकॉर्डिंग वो वॉल्यूम ले लेगा। ये एक इनएक्यूरेट मेथड है मेजरमेंट ऑफ मटेरियल के लिए।
सेकेंड जो है वेट बैचिंग, ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है जिसमें हम मटेरियल का मेजरमेंट करते हैं और ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। सीमेंट हमको पता है हम वेट से मेजर करते हैं। 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट होता है 35 लीटर, या मीटर क्यूब में बोलेंगे 0.035 मीटर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सिंग। मिक्स जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं उनको हमको अच्छे से मिक्स करना रहता है ताकि हम एक होमोजीनियस यूनिफॉर्म कलर और कंसिस्टेंट कंक्रीट को ऑब्टेन कर सकें जिसकी स्ट्रेंथ हमारे अकॉर्डिंग हो। सो मिक्सिंग किस तरीके से की जाती है? मिक्सिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला हैंड मिक्सिंग, जब हम हाथ से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड है मशीन मिक्सिंग, जब हम मिक्सर यूज़ करेंगे। सो मशीन मिक्सिंग 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट बैच टाइप की, सेकेंड कंटिन्यूस टाइप की। बैच टाइप जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, टिल्टिंग टाइप और नॉन टिल्टिंग टाइप। जो हैंड मिक्सिंग होती है ये छोटे काम के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वो कम होती है और इसमें जो मिक्सिंग टाइम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट का होता है। सिर्फ 2 मिनट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है कंक्रीट के मटेरियल्स को मिक्स करने के लिए और हैंड मिक्सिंग में टाइम 3 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मशीन मिक्सिंग। अगर हमको कंक्रीट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी चाहिए और हमको ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट को बनाना है, सो उसमें क्या होता है, मशीन मिक्सिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें जो कंक्रीट बनेगा वो जल्दी से ऑब्टेन हो सकता है जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। फर्स्ट है हमारा टिल्टिंग मिक्सर। इसमें क्या होता है, कंक्रीट को जब हम डालते हैं ड्रम में वो टिल्ट करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, वो होता है आपका टिल्टिंग मिक्सर। ये जनरली यूज़ किया जाता है लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन वर्क बड़ा होता है और टिल्टिंग मिक्सर मशीन वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे एग्रीगेट के साइज़ 75 mm से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉन टिल्टिंग मिक्सर। इसमें जो मिक्सर होता है वो टिल्ट नहीं करता, सो ये यूज़ किया जाता है स्मॉल वर्क के लिए। ये यूज़ होता है जहाँ पे एग्रीगेट की साइज़ लेस है 75 mm से। सो जब भी एग्रीगेट की साइज़ 75 mm से कम है वहाँ पे हम नॉन टिल्टिंग मिक्सर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टिंग। सो जब भी हमको कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, सो हमको ये देखना है कि होमोजेनिटी मेंटेन है, मीन्स उसके जो मटेरियल्स हैं कंक्रीट के वो सेपरेट नहीं हो, मीन्स उनका सेग्रीगेशन नहीं हो। और यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि पैंस, व्हील बोरो, क्रेन बकेट, ट्रांजिट मिक्सर या बेल्ट कन्वेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। सो जब भी हमको कंक्रीट को प्लेस करना रहेगा हम ये कोशिश करेंगे हमारा कंक्रीट अच्छे से प्लेस हो पाए, क्योंकि अगर कंक्रीट अच्छे से प्लेस होगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो मेंटेन रहेगी और कोई भी वॉइड्स नहीं रहेंगे जिससे उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज ना हो। सो द concrete should be placed and compacted before initial setting of concrete commences and should not be subsequently disturbed. हमको कंक्रीट जैसे ही बन जाता है उसको हमको बहुत अच्छे से प्लेस करना रहेगा और कॉम्पैक्ट करना रहेगा ताकि जो कंक्रीट है उसकी डिज़ायर स्ट्रेंथ अचीव हो पाए। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एज पर IS 456 मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट मे बी टेकन एज 1.5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कंक्रीट को जब भी हमको फॉल कराना है, मींस उसको रखना है, सो 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट में हमको उसको फ्री फॉल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में हम क्या करते हैं, जो कंक्रीट में जो एंट्रैप्ड एयर होती है उसको हम रिमूव करते हैं और एक यूनिफॉर्म प्लेसमेंट करते हैं कंक्रीट का, ताकि जो हमारा जो मास है वो होमोजीनियस रहे, उसको हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। मींस जब हम एंट्रैप्ड एयर को कंक्रीट से रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। अगर हमारा कॉम्पैक्शन अच्छा होगा सो कंक्रीट की डेंसिटी और स्ट्रेंथ दोनों अच्छी होगी। अगर कंक्रीट में 5 या 10% तक वॉइड्स रह जाते हैं, अगर हमने कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं किया सो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 30% और 60% तक कम हो सकती है। अगर वॉइड्स 5% है सो उसकी स्ट्रेंथ 30% रिड्यूस हो जाएगी। अगर वॉइड्स 10% है सो उसकी स्ट्रेंथ 60% तक कम हो जाएगी। और कॉम्पैक्शन हम किस किस से कर सकते हैं, बाय हैंड रॉडिंग। हाथ से जब हम रॉड यूज़ करके भी कॉम्पैक्ट कर सकते हैं कंक्रीट को।
हाई प्रेशर एंड शॉक, हाई प्रेशर डाल के भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंट्रीफिकेशन और स्पिनिंग से भी हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। लास्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन, मशीन यूज करके भी हम कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूरिंग। कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ तब अचीव करता है जब उसमें सीमेंट का हाइड्रेशन अच्छे से हो पाए। कंक्रीट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर। सो कंक्रीट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? सीमेंट के हाइड्रेशन पे। अगर सीमेंट के पार्टिकल्स अच्छे से हाइड्रेट हो जाएंगे सो कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा। अकॉर्डिंग टू IS 456 के अकॉर्डिंग क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि कंक्रीट से मॉइस्चर का लॉस नहीं हो। जो भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है वो बहुत रैपिड होती है 3 to 7 डेज में। उसके बाद जो स्ट्रेंथ का इंक्रीज होता है वो धीरे से होता है और वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। और ये देखा गया है कि जो भी क्योर्ड कंक्रीट होते हैं, मीन्स जिसमें क्योरिंग हो जाती है 7 दिनों तक, उनकी स्ट्रेंथ 50% ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? ड्राई, जो भी कंक्रीट ड्राई पड़े रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। सो क्यूरिंग से स्ट्रेंथ 50% तक बढ़ जाती है 7 दिनों के अंदर। अगर हम कंक्रीट को 1 महीने तक क्यूरिंग करते हैं सो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो डबल होती है एज कंपेयर टू दोज इन ड्राई एयर, जो ड्राई एयर में पड़े रहते हैं। नाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। क्यूरिंग के कितने मेथड्स होते हैं? फर्स्ट है शेडिंग कंक्रीट वर्क। अगर आप कंक्रीट को शेड करके रखेंगे तो भी कंक्रीट का मॉइस्चर का लॉस नहीं होगा। सो ये भी हम बोल सकते हैं क्यूरिंग का मेथड है। कवरिंग कंक्रीट सरफेस विथ वेट बैग्स। गीले बैग से कंक्रीट को ढक देंगे सो तब भी कंक्रीट में मॉइस्चर मेंटेन हो पाएगा। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन कंक्रीट सरफेस, कंक्रीट सरफेस के ऊपर पानी छिड़कना। नेक्स्ट पॉन्डिंग मेथड, पॉन्ड बना बना के पानी को कंक्रीट के ऊपर जमा करना। नेक्स्ट स्टीम क्यूरिंग रिकमेंडेड फॉर प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर, स्टीम से क्योर करना प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर को। अप्लाइंग क्यूरिंग कंपाउंड्स, क्यूरिंग कंपाउंड्स को कंक्रीट के ऊपर अप्लाई करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिनिशिंग। फिनिशिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है लेवलिंग का और स्मूथिंग का जिसमें हम कंक्रीट के टॉप सरफेस को प्लेन करते हैं ताकि उसमें जो अपीयरेंस है वो क्लियर हो पाए। और ये किस तरीके से किया जाता है? श्रेडिंग, फ्लोटिंग और ट्रोलिंग से। श्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जो भी एक्सेस कंक्रीट होता है, जो भी टॉप सरफेस में आ जाता है उसको हटा देना, स्ट्राइक कर देना, स्ट्राइकिंग ऑफ कर देना, वो होता है स्क्रीडिंग। फ्लोटिंग क्या होता है? जब हम इरेगुलरिटीज को सरफेस ऑफ कंक्रीट से हटाते हैं, जो स्क्रीडिंग के बाद इरेगुलरिटीज बचती है उसको हटाते हैं जब हम एक वुडन फ्लोट से, इस तरीके से आपका वुडन फ्लोट होता है, इसको हम कंक्रीट के ऊपर चलाते हैं ताकि जो इरेगुलरिटीज हैं वो हट जाए। वो हटती हैं फ्लोटिंग के द्वारा, जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये वुडन का फ्लोट होता है और 20 सेंटीमीटर वाइड होता है और ये इसका हैंडल होता है। ये एक वुडन फ्लोट है। नेक्स्ट हमारा ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग में हम फाइनल फिनिशिंग देते हैं पूरे एक्सेस वाटर को हटा के ताकि एक स्मूथ फिनिश आ पाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। जो भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करेगी? एक तो पीरियड ऑफ, मीन्स आपने क्यूरिंग कितने समय तक किया है, दैट इज एज, और टेम्परेचर क्या आपने मेंटेन किया है क्यूरिंग के टाइम। सो उसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। जनरली जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है उसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं, जो कि दोनों पे डिपेंड होती है, एक एज में और एक टेम्परेचर में। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है पीरियड इनटू टेम्परेचर, यानी कि एज, कितने समय तक आपने किया, कितने टेम्परेचर में किया, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। ये मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस आवर्स में या डिग्री सेल्सियस डेज में। मैच्योरिटी समेशन होता है टाइम इनटू टेम्परेचर का। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कौन कौन से फैक्टर कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है वाटर सीमेंट रेशियो। सो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? जो भी रेशियो वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट होता है वो होता है वाटर सीमेंट रेशियो। सो जनरली पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा है सो स्ट्रेंथ जो होगी कंक्रीट की वो डिक्रीज हो जाएगी। सो ये एक रेशियो मेंटेन होना चाहिए पानी का सीमेंट के साथ। नेक्स्ट है हमारा एज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेंथ एज के साथ बढ़ती है और सबसे ज़्यादा होती है 28 डेज में।
अगर 7 डेज हुए हैं सो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी 65%। इसको आप 0.65 फैक्टर भी बोल सकते हैं। अगर 14 डेज हुए हैं सो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी 90%। अगर 28 डेज हुए हैं सो कंक्रीट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि 100% अचीव कर लेता है। इसको आप 99% भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। अगर आप सीमेंट का एग्रीगेट रेशियो को बढ़ाएंगे सो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक लिमिट तक बढ़ती है। नेक्स्ट है टाइप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट किस टाइप का है और किस साइज का है। मींस अगर राउंड, स्पेरिकल और क्यूबिकल शेप का एग्रीगेट है सो उससे क्या होगा, उसमें वॉइड्स कम आएंगे एज कंपेयर टू इरेगुलर फ्लेकी एग्रीगेट से। सो जो स्ट्रेंथ आएगी वो इसमें ज़्यादा आएगी। राउंड, स्पेरिकल और क्यूबिकल एग्रीगेट अगर आप यूज़ करेंगे सो कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो पाएगी क्योंकि इसके जो वॉइड्स होंगे वो कम रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। आपने कितने डिग्री तक कंक्रीट को कॉम्पैक्ट किया है। अगर कॉम्पैक्शन ज़्यादा हुआ है सो एयर वॉइड्स कम हो जाएंगे। अगर एयर वॉइड्स कम हो गए सो स्ट्रेंथ और डेंसिटी कंक्रीट की बढ़ जाएगी। जब भी अगर कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं होगा सो एयर वॉइड्स अगर रहते हैं 5 to 10% भी अगर एयर वॉइड्स कंक्रीट में रह जाएंगे सो जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो 30 और 55% तक कम हो जाएगी। अगर 5% एयर वॉइड्स बच गए आपके कंक्रीट में सो उसकी स्ट्रेंथ 30% तक रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपके पास एयर वॉइड 10% रह गए सो उसकी जो स्ट्रेंथ है सो कंक्रीट की स्ट्रेंथ 55% तक रिड्यूस हो जाएगी। नाउ हमारे पास कुछ टेस्ट है कंक्रीट के लिए। उसके लिए मैं बता देती हूँ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम कैसे लिखते हैं। क्वालिटी और ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम लिखते हैं नंबर्स में, जो कि डिनोट करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। और यहाँ पे हम स्पेसिमेन यूज करते हैं 150 mm क्यूब्स का, यानी कि 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 डेज। वो एक्सप्रेस किया जाता है मेगा पास्कल में, यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में। जो नंबर होता है वो प्रिसीड होता है एक लेटर m से, जहाँ पे m डिनोट करता है मिक्स। एग्जाम्पल की अगर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है मीन्स जो ये मिक्स है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 20 मेगा पास्कल। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है ये कहता है कि कंप्रेशन टेस्ट, फ्लक्चर और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आप चेक कर सकते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसमें हम जो कंक्रीट के क्यूब्स लेते हैं वो 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर का क्यूब लेते हैं इस तरीके से। ये 15 सेंटीमीटर का क्यूब आपको लेना है। अगर आप सिलेंड्रिकल शेप का स्पेसिमेन बनाते हैं सो उसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए और डायमीटर 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नाउ टेम्परेचर क्या मेंटेन करना है हमको यहाँ पे 27 ±3 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 90%, एग्रीगेट साइज अप टू 38 mm तक हमको यहाँ पे लेना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे जो टाइम रिक्वायर्ड होता है जब हम स्पेसिमेन को रखते हैं वो है 24 ± 1/2 आवर। ना अब ये जो कंक्रीट हमने बनाया है उसको हम मोल्ड में फिल करते हैं लेयर्स में। ये आपका जो मोल्ड हो गया इसमें हम लेयर्स में कंक्रीट को फिल करते हैं 3 लेयर्स में। उसके बाद हम इसको टैंपिंग रॉड से टैंप करते हैं जिसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर की आपकी टैंपिंग रॉड है। इसका डायमीटर 16 mm का होता है। इससे हम टैंपिंग करते हैं 3 लेयर्स में और ईच लेयर को 35 टाइम्स टैप करते हैं, या तो हाथ से या तो वाइब्रेटर से। उसके बाद 24 ± 2 आवर्स के बाद इस स्पेसिमेन को हम लोग हटाते हैं मोल्ड से, फिर उसको हम वाटर में रखते हैं। फिर उसके बाद हम ये जो आपका मोल्ड स्पेसिमेन आया उसको हम CTM मशीन यानी कि कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन या UTM भी बोल सकते हैं आप, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम सिर्फ कंप्रेशन फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम कंप्रेशन और टेंशन स्ट्रेंथ दोनों फाइंड करते हैं। उसके बाद हम इस मोल्ड को इस मशीन में रखते हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में हम इस स्पेसिमेन को रखते हैं जहाँ पे हम एक लोड अप्लाई करते हैं जो कि लोड की वैल्यू है 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट का लोड अप्लाई करते हैं। तब तक अप्लाई करते हैं जब तक ये स्पेसिमेन टूट न जाए, जब तक ये आपका स्पेसिमेन है ये ब्रेक ना हो जाए तब तक हम लोड अप्लाई करते हैं, इस रेट से अप्लाई करते हैं।
सो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड, जिस लोड में वो फेल होगा, बाय सरफेस एरिया ऑफ मोल्ड। मोल्ड का सरफेस एरिया क्या है, अगर आपने क्यूब लिया है तो क्यूब का सरफेस एरिया, अगर आपने सिलेंड्रिकल लिया है तो सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया। नाउ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो क्यूब से स्ट्रेंथ आएगी वो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ की 1.25 टाइम्स होगी, मीन्स क्यूब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट भी बोलते हैं। ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है जिससे हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकें। इसमें हम जो मोल्ड यूज करते हैं उसकी साइज होती है 150 इंटू 150 इंटू 700 mm, उसको फिल करते हैं, फिर कॉम्पैक्ट करते हैं। टैंपिंग बार का वेट यहाँ पे 2 kg है। 400 mm लॉन्ग ये रॉड होती है, जिसका फेस जो होता है वो 25 mm स्क्वायर होता है। सो ये स्क्वायर फेस का टैंपिंग रॉड होती है। नाउ इसमें हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस 48 आवर्स तक। लोड यहाँ पे अप्लाई किया जाता है 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के रेट से। स्पेसिमेन को हम टेस्टिंग मशीन में डालते हैं और ये लोड हम इस रेट से अप्लाई करते हैं 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के रेट से, और ये लोड तब तक अप्लाई किया जाता है जब तक स्पेसिमेन आपका फेल ना हो जाए। फिर जिस लोड में आपका स्पेसिमेन फेल होगा वो हम नोट डाउन करेंगे, वो आपका P हो जाएगा, जितना लोड ये स्पेसिमेन कैरी कर पाएगा। L जो होता है वो लेंथ ऑफ स्पैन होता है जिसमें स्पेसिमेन सपोर्ट होता है, और B और D जो है वो विड्थ और डेप्थ होते हैं स्पेसिमेन के। सो मॉडुलस ऑफ रप्चर का फॉर्मूला होता है PL/BD स्क्वायर। सो यहाँ से मॉडुलस ऑफ रप्चर आ गया। यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी मॉडुलस ऑफ रप्चर की वो हो जाएगी FCR। सो यहाँ से हमको डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू 0.5 to 0.625 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी कि FCR। सो यहाँ से आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ आप फाइंड करेंगे, जो कि आप इनडायरेक्टली फाइंड करेंगे यूजिंग मॉडुलस ऑफ रप्चर वैल्यू। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये गिवन है आपका IS 58161970 में। यहाँ पे जो हम सिलेंड्रिकल कॉन्क्रीट का स्पेसिमेन बनाते हैं वो होता है 300 mm और 150 mm डायमीटर का, मीन्स हाइट 30 सेंटीमीटर और डायमीटर 15 सेंटीमीटर का। उसको हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं लोडिंग सरफेस के बीच में CTM मशीन में, इस तरीके से हम उसको रखते हैं, हॉरिजॉन्टली हम उसको प्लेस करते हैं CTM मशीन में बीच में। फिर टेंसाइल स्ट्रेस हम फाइंड करते हैं जो कि सिग्मा इक्वल्स टू 2P/πdl होता है। यहाँ पे हम लोड तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि ये सिलेंडर का फेलियर ना हो जाए, और जिस रेट से ये लोड अप्लाई होता है वो है 1.2 मेगापास्कल पर मिनट टू 2.4 मेगापास्कल पर मिनट। जनरली क्या होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो 10% होती है उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कौन सी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंक्रीट की। सो क्यूब स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, नेक्स्ट होती है सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।